हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है सबके? आई होप खैरियत से होंगे, पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम आपके सामने आए हैं क्लास 9th की एक नई वीडियो के साथ। आप लोग जानते हैं कि हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स पढ़ रहे हैं। आपसे पहले हमने वेक्टर से रिलेटेड कुछ बातें कर ली थी, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, हेड टू टेल रूल और रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स, और उनके हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। तो आज हम आपके सामने आए हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसमें हम पढ़ेंगे मोमेंट या फिर टॉर्क। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखना चाहूँगा और इस पूरे लेक्चर में हम उसी क्वेश्चन का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। द क्वेश्चन इज़ दैट कि हमारे घर पे जो दरवाजे होते हैं, जो डोर्स होते हैं, इनका जो हैंडल होता है नॉर्मली ये बिल्कुल कॉर्नर पे ही क्यों लगा होता है। द क्वेश्चन इज़ दैट कि जो भी हैंडल हैं फ्रिज के, घर के, या फिर विंडोज़ के, या फिर अलमारी वगैरह के, जितने भी हैंडल्स होते हैं वो कॉर्नर्स पे क्यों होते हैं, उनके सेंटर में क्यों नहीं होते, उसके करीब क्यों नहीं होते, जहाँ पे फिक्स पॉइंट होता है, रोटेशन जहाँ पे हो रही होती है वहाँ पे करीब क्यों नहीं होते, इतना दूर हम क्यों लगाते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज़ जो हमारे पास स्पैनर होते हैं, स्पैनर मतलब जिसे हम कहते हैं पाना, जिनसे हम नट वगैरह टाइट कर रहे होते हैं, इस पर हम जब फोर्स अप्लाई करते हैं, इस तरह का स्पैनर होता है, यहाँ पे इसके फेस होंगे, यहाँ पे हमने नट को वो फिक्स करना होता है, इसको हम यहाँ पे कॉर्नर पे फोर्स अप्लाई क्यों करते हैं, और ये लेंथ यानी कि ज़्यादा लॉन्ग स्पैनर क्यों होते हैं, शॉर्ट छोटे छोटे क्यों नहीं होते। तो इन दो क्वेश्चंस का आंसर आज के लेक्चर में ढूंढेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज़ शोएब समो और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब का चैनल शोएब समो के नाम से। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली पहले सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। टॉपिक का नाम है जी टॉर्क या फिर मोमेंट, या फिर इसको मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहा जाता है। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करना चाहूँगा। आज तक हमने क्या पढ़ा? आज तक हमने ये पढ़ा कि जब भी किसी बॉडी पर, या कोई भी बॉडी है, जब भी किसी बॉडी पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करती है। ये बात समझ आ रही है? ईजी है। जब भी किसी बॉडी पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ में हमें ये बताया गया था कि उस बॉडी के अंदर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होती है। लेकिन हम फिलहाल एक्सीलरेशन की बात नहीं कर रहे, हम इतना कह रहे हैं कि जब हमने इस बॉडी पर फोर्स अप्लाई की तो बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करेगी, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक जाएगी। अपनी पोजीशन इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक चेंज हो गई बॉडी की। ईजी है। मतलब जब भी किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते थे हम, तो बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करती थी। आज हम क्या करेंगे? आज हम ये करेंगे, बॉडी हमारे पास सेम है। पहले क्या था, हमने फोर्स अप्लाई की, बॉडी ने अपनी पोजीशन चेंज की। आज क्या करेंगे, बॉडी को किसी भी एक पॉइंट पर फिक्स करेंगे। क्या? बॉडी को किसी भी एक पॉइंट पर फिक्स करेंगे। ये आपकी मर्जी है, फिर सेंटर में फिक्स कर लें आपकी मर्जी, इस कॉर्नर पे फिक्स कर लें आपकी मर्जी, या फिर इस कॉर्नर पे फिक्स कर लें। डिफरेंट केसेस है हमारे पास, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, से सपोज हमने इस बॉडी को इस पॉइंट पे फिक्स कर लिया, अब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। जैसे ही हमने फोर्स अप्लाई की तो हमने देखा अब बॉडी डिस्प्लेस नहीं हो रही, अब बॉडी इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक नहीं जा रही क्योंकि फिक्स हो गई। अब क्या हो रहा है, जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो बॉडी में रोटेशन प्रोड्यूस हो रही है, बॉडी सर्कुलर मोशन में स्टार्ट कर रही है। ये बात समझ आ रही है? और इजी भी है कि बॉडी को जब भी फिक्स करेंगे, इस चैप्टर में, इस टॉपिक में हम बॉडी को फिक्स करेंगे। जब बॉडी को फिक्स करते हैं तब बॉडी डिस्प्लेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट नहीं होती। बॉडी क्या करती है, बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती, बॉडी रोटेट करना स्टार्ट कर देती है। ये देखें, यहाँ पे मैंने फिक्स कर लिया, अब इसको मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, बॉडी में रोटेशन प्रोड्यूस हो रही है। इसी रोटेशन को, फोर्स के इसी इफेक्ट को हम कहते हैं मोमेंट या फिर टॉर्क या फिर मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, तो हम इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं जी? हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, टर्निंग इफेक्ट of force is called torque। यह है जी वेरी फेमस एंड सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ टॉर्क, या फिर इसी को हम कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स, या फिर सिंपली मोमेंट भी कहते हैं, मोमेंट या फिर मोमेंट ऑफ फोर्स। ये होगी इसकी डेफिनेशन, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। अब इसकी एक्सप्लेनेशन में हम ये लिख सकते हैं अगर चाहें तो, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, वरना समझने के लिए इतना काफ़ी है कि व्हेन अ बॉडी इज फिक्स्ड एट इट एनी वन एंड एंड फोर्स इज अप्लाइड ऑन अनदर एंड, द बॉडी विल स्टार्ट रोटेटिंग। दिस इफेक्ट ऑफ फोर्स व्हिच इज प्रोड्यूसिंग टर्न इन द बॉडी, दैट इफेक्ट इज कॉल्ड मोमेंट या फिर मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क। चलेंगे, अब हम क्या करते हैं, देखते हैं कि किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहले तो ये देख लेते हैं डिनोट किससे किया जाता है। टॉर्क इज डिनोटेड बाय, torque is
डिनोटेड बाय अ ग्रीक लेटर, ग्रीक लैंग्वेज का एक लेटर है, ग्रीक लैंग्वेज की अल्फ़ाबेट का ग्रीक लेटर जिसे हम कहते हैं टाउ, TAU टाउ, और उसकी सिंबल होती है ये। इसको हम मिटा देते हैं फिलहाल, बाद में इसको कर लें। ये है हमारी, यानी कि C को थोड़ा लिख लें और इसके ऊपर T की तरह केप दे दें। ये हमारी सिंबल हो जाती है टॉर्क, और इसे रीड किया जाता है टाउ या फिर सिंपली टा कह सकते हैं हम। ठीक है जी। अच्छा, अब देखते हैं कि टॉर्क हमारी डिपेंड किन चीज़ों पर करती है। एक एक्टिविटी करते हैं छोटी सी, और ट्राई करते हैं। हमारे पास ये है जी डोर, हमने ये बना लिया। ये हमारे पास डोर की एग्जांपल है जी। ये यहाँ पर फिक्स दे डोर, और इसका हैंडल कहाँ पे होगा? इस पॉइंट पर होगा हैंडल। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि ये जो पूरी लाइन फिक्स्ड है हमारी, इस फिक्स्ड लाइन को हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन का क्या मतलब? जिसके अराउंड बॉडी ने घूमना है, जिसके अराउंड ये पूरी बॉडी, जैसे हम इसको ओपन करेंगे डोर को, तो ये इसी डोर के अराउंड घूमेगी, रोटेट होगी। जिसके अराउंड रोटेशन होती है उस लाइन को, उस पॉइंट को हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे हमारा मून है, अर्थ के अराउंड घूम रहा है, मतलब मून के रोटेशन की जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो हमारा अर्थ है। ये बात समझ आ रही है? जैसे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं हमारे एटम के और न्यूक्लियस के अराउंड, तो न्यूक्लियस क्या है उस केस में? एक्सिस ऑफ रोटेशन। जिसके अराउंड बॉडी, जैसे हमारा पंखा है, छत का पंखा, ये हमारा सेंटर्ड पॉइंट है, इसके अराउंड इसके ब्लेड्स जो हैं वो घूम रहे हैं, तो इस फैन का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये सेंटर्ड पॉइंट है। तो जिस पॉइंट के अराउंड बॉडी घूमती है उस पॉइंट को या उस पूरी लाइन को हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये मैंने रोटेशन, ठीक हो गया। तो इसी हवाले से इसे हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, या फिर इसका एक और नाम है फिक्स्ड पॉइंट है, तो इसको हम सिंपली फिक्स्ड पॉइंट भी कह सकते हैं, या फिर फिक्स्ड पॉइंट, या फिर इसको एक और नाम देते हैं हम फुलक्रम, फुलक्रम, या फिर एक और नाम भी इसको हम देते हैं हिंज, HINGE, हिंज्ड पॉइंट या हिंज। ठीक है, इस तरह के काफ़ी सारे नाम हैं इसके, ये 4 नाम हमने लिख लिए। तो ये हमारा फिक्स्ड पॉइंट है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अच्छा, जहाँ पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, हमने ये फोर्स अप्लाई करनी है इस तरह से या हैंडल पर। जिस पॉइंट पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो ये पूरी की पूरी लाइन, जहाँ पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इस पूरी की पूरी लाइन को हम कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के वो लाइन जहाँ पे फोर्स एक्ट हो रही है। ठीक है जी, ये पूरी की पूरी लाइन, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। किस डायरेक्शन में? या तो अपवर्ड डायरेक्शन में या तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अच्छा जी, अब ये देख लें, ये हमारा पूरी लाइन होगी एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये पूरी लाइन होगी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है ये वाला, ये डिस्टेंस जो है इस फोर्स के साथ, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के साथ कितनी डिग्री की एंगल बना रहा है? तो आप लोग मुझे बताएंगे कि ये एंगल है हमारी 90 डिग्री। अगर मैं आपसे दोबारा पूछूं ये जो डिस्टेंस है इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ कितनी एंगल बना रहे हैं, तो अगेन से आप कहेंगे 90 डिग्री। तो दोनों के साथ इस ये जो डिस्टेंस है, दोनों के साथ किस किस के साथ? एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के साथ, दोनों के साथ इस डिस्टेंस ने 90 डिग्री की एंगल बनाई हुई है। तो हम इस डिस्टेंस को कह सकते हैं कि ये डिस्टेंस क्या है जी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस किस किस के दरमियान जी? बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड, बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये है हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को एक और नाम भी दिया जाता है जिसको हम कहते हैं मोमेंट आर्म, मोमेंट आर्म, मोमेंट आर्म। इसको हम मोमेंट आर्म भी कह सकते हैं कि मोमेंट आर्म क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है जी, तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को मेजर तो वैसे हमने मीटर में करना होता है, और ये फोर्स है, फोर्स को न्यूटन में। चलेंगे, अब हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि ये हमारे पास, अब दोबारा से ये हमने कुछ बना लिया, अब दोबारा से हम इसको डोर को बना लेते हैं। ठीक है जी, अब क्वेश्चन यह है कि हमारे पास इसके अंदर हम जानते हैं कि जैसे ही हम फोर्स अप्लाई करेंगे रोटेशन तो प्रोड्यूस होगी। ये हमारा हैंडल है, जैसे हमने फोर्स अप्लाई की तो
रोटेशन प्रोड्यूस होगी, मतलब टॉर्क प्रोड्यूस होगी। मुझे ये बता दें, अगर मैं ज़्यादा फोर्स अप्लाई करूँ तो टॉर्क भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, ये तो ऑब्वियस सी बात है। अगर फोर्स थोड़ी सी अप्लाई कर रहा हूँ, ये हमारे पास डोर है, ज़्यादा फोर्स अप्लाई की तो जल्दी से डोर ओपन हो रहा है, जल्दी से क्लोज हो रहा है, मतलब जितनी फोर्स ज़्यादा उतनी टॉर्क ज़्यादा। मतलब ये टॉर्क डिपेंड कर रही है किस पर, फोर्स पर। फोर्स आपकी थोड़ी सी है तो टॉर्क भी थोड़ी सी होगी, रोटेशन भी थोड़ी सी होगी। ये बात समझ आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि पहली बात क्या है जी, टॉर्क डिपेंड्स ऑन, टॉर्क जो है ये डिपेंड करती है किस किस पर, डिपेंड्स ऑन नंबर 1 किस पे, फोर्स पे। अगर टॉर्क आपकी ज़्यादा चाहिए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के साथ। सेकंड क्या है, सेकंड ये है कि ये हमारी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, यहाँ पे हमने फोर्स अप्लाई की। कभी आप ट्राई करें घर पे कि आप इस हैंडल की बजाय उतनी ही फोर्स अप्लाई करें इसके बिल्कुल करीब में, इस पॉइंट पर। डोर है हमारा, ये डोर है, डोर का फिक्स पॉइंट है, ये डोर का फिक्स पॉइंट है। तो आप इसके हैंडल यहाँ पर होगा कहीं पर, हैंडल की बजाय आप इसके करीब फोर्स अप्लाई करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि यहाँ पर आपकी फोर्स ज़्यादा रिक्वायर्ड है आपको, यानी कि रोटेशन कम प्रोड्यूस हो रही है, टॉर्क कम प्रोड्यूस हो रही है, जिसको बढ़ाने के लिए आपको यहाँ पे फोर्स बढ़ानी पड़ती है। ये बात समझ आ रही है। ये ट्राई कर लीजिएगा घर पे कि अगर हम फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को करीब ले आते हैं, जहाँ पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो पॉइंट करीब आ गया हमारा, यहाँ पे हैंडल नहीं है, हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस लाइन पर, तो ये हमारा फिक्स पॉइंट था, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये हमारा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, क्योंकि फोर्स हम इस लाइन पे अप्लाई कर रहे हैं तो ये डिस्टेंस हमारा हो गया कम, मतलब मोमेंट आर्म की वैल्यू हो गई कम। मोमेंट आर्म को हम डी से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक। तो ये डिस्टेंस हो गया हमारा कम। अगर डिस्टेंस बढ़ा देते हैं, डिस्टेंस हमारा बहुत ज़्यादा है, डिस्टेंस हमारा जिस तरह हैंडल में होता है, ओरिजिनल हैंडल है, जितना दूर जाके फोर्स अप्लाई करेंगे उतनी रोटेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, फोर्स कम ज़रूरत होती है हमें। तो मतलब जितनी हम डिस्टेंस बढ़ाते हैं, डिस्टेंस मतलब मोमेंट आर्म हम जितनी बढ़ाते हैं तो हमारी टॉर्क भी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, और अगर करीब जाके फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो रोटेशन भी कम प्रोड्यूस हो रही है, मतलब टॉर्क भी कम प्रोड्यूस हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि टॉर्क जो है ये डिपेंड करती है किस किस पर, फोर्स पर, और सेकंड मोमेंट आर्म पर, मोमेंट आर्म पर, ठीक है जी। टॉर्क इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो इन दोनों को मिला के हम टॉर्क का फार्मूला लिख सकते हैं कि टॉर्क का फार्मूला हो जाता है जी हमारे पास, फॉर्मूला, टॉर्क का फार्मूला हो जाता है हमारे पास, टॉ इज इक्वल्स टू एफ इंटू डी। एफ क्या है, फोर्स है, डी क्या है, मोमेंट आर्म है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो यहाँ से अगर मैं इसके एसआई यूनिट की बात करूँ, एसआई यूनिट क्या हो जाएगा जी, टॉर्क का एसआई यूनिट हो जाएगा, फोर्स का यूनिट न्यूटन एंड डिस्टेंस का यूनिट मीटर। तो न्यूटन इंटू मीटर ये हमारा हो जाएगा एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क। ये बातें नोट हो गई। चलिए आगे चलते हैं, ये टॉपिक हो गया, अब इसके आगे चलते हैं। इसी की एप्लीकेशन हमें नज़र आती है सी सॉ के केस में। सी सॉ में भी यही चीज़ हमारे पास हो रही होती है, चेक कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, एग्जांपल ले रहे हैं, वो ये कि ये हमारे पास है जी सी सॉ, सेंटर पे फिक्स्ड है, मतलब ये इसका फुलक्रम है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, कुछ भी कह सकते हैं, हिंज्ड पॉइंट है या फिक्स पॉइंट है। इस पॉइंट पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन है। यहाँ पे हमने कोई भी वेट रख लिया जिसका मास, कोई भी बॉडी रख ली जिसका मास m है, उसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो ये वेट क्या है, बेसिकली फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसकी वजह से ये साइड जो है हमारी इस डायरेक्शन में रोटेट होना शुरू हो जाएगी। ये बात समझ आ रही है। अगर यहाँ पे हम कोई वेट रखते हैं तो इस डायरेक्शन में रोटेट होना शुरू हो जाएगी। तो मतलब यहाँ पे भी टॉर्क प्रोड्यूस हो रही है और यहाँ पर भी टॉर्क प्रोड्यूस हो रही है। ये बात तो समझ आ रही है। रोटेशन है ना, फिक्स्ड पॉइंट है, रोटेशन प्रोड्यूस हो रही है, इसी रोटेशन को हमने कहा था टॉर्क, और यहाँ पर भी फिक्स्ड पॉइंट है, रोटेशन है, मतलब टॉर्क। तो आपने मुझे ये बताना है कि ये टॉर्क क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, और ये टॉर्क क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। तो द आंसर इज दैट के क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हम किससे कह रहे हैं, ये हमारा क्लॉक है। यहाँ पे वो लिखा हुआ है 12, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 9। तो नीडल हमारी किस तरह जाती है, इस तरह ट्रेवल करती है हमारी नीडल। तो अगर नीडल की डायरेक्शन में कोई टॉर्क जा रही है तो हम कहेंगे क्लॉकवाइज, और अपोजिट टू नीडल जा रही है हम कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो ये टॉर्क जो है ये क्लॉकवाइज की तरह आ रही है, तो हम कहेंगे कि ये टॉर्क हमारी क्लॉकवाइज है और ये
एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, जिसे हम एंटी के बजाय काउंटर क्लॉकवाइज भी कह सकते हैं। तो मतलब टॉर्क हमारे पास दो तरह की होती है, कौन कौन सी, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। अब चलें जी क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन हमारी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है एग्जाम्पल में, वो हम करते हैं अभी। क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक कार ड्राइवर है जो एक अपने व्हील का नट टाइट कर रहा है, अपने व्हील के नट को टाइट कर रहा है। उसके पास लॉन्ग स्पैनर है, स्पैनर की लेंथ कितनी है जी, उसने बताया हुआ है स्पैनर की जो लेंथ है, जिसे हमने डिस्टेंस कह दिया, वो है 20 सेंटीमीटर। और वो फोर्स कितनी अप्लाई कर रहा है उस स्पैनर पर, वो बताई गई है हमें 300 न्यूटन। आपने बताना है कि उस स्पैनर के अंदर टॉर्क कितनी प्रोड्यूस हो रही है, और वी कैन से दैट मोमेंट कितनी प्रोड्यूस हो रही है। तो हम कैसे करेंगे जी, हम लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में हमने लिखा एज वी नो दैट टॉर्क इज इक्वल्स टू होता है F इंटू डी। ये लॉन्ग स्पैनर है, स्पैनर, ये स्पैनर है हमारे पास से, सपोज ये हमारे पास पूरा का पूरा स्पैनर है, इसकी लेंथ हमारे पास 20 सेंटीमीटर है। हमने इसको फिक्स करना है नट में, और नट में इसको पकड़ के हमने इसको फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है, अपने उसके नट टाइट कर रहा है, ठीक है जी। तो अब हम क्या कर रहे हैं, ये हमें फार्मूला आ गया, वैल्यूज़ पुट करनी है। F की वैल्यू है 300 न्यूटन और मल्टीप्लाइड बाय D की वैल्यू हमारे पास 20 सेंटीमीटर, लेकिन नो सेंटीमीटर का लेंथ का SI यूनिट होता है मीटर, तो इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो ये हो जाएगा 20 डिवाइड बाय 100, तो ये हो जाएगा 0.2 मीटर। तो डिस्टेंस की वैल्यू हम लिख लेंगे 0.2 मीटर, ठीक हो गया। तो 300 को जब मल्टीप्लाई करते हैं 0.2 से, तो टॉर्क की वैल्यू हमारे पास आ जाती है जी 60 न्यूटन इंटू मीटर। ये हमारे पास आ जाते हैं आंसर, ठीक है जी। इसके अलावा हमारे पास फार्मूला है जी टॉर्क इज इक्वल्स टू F इंटू डी। अब इसी फार्मूले को हम रीअरेंज भी कर सकते हैं। से सपोज टॉर्क गिवन है, डी गिवन है, कहा जाता है फोर्स फाइंड करें, तो डी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड में आ जाएगा, टॉर्क डिवाइड बाई डी इज इक्वल्स टू फोर्स, और फोर्स का यूनिट अगेन से न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। चलें जी एक क्वेश्चन और भी कर लेते हैं हम इसकी प्रैक्टिस के लिए। हमारे पास एक सीसॉ है, क्वेश्चन कर रहे हैं हम, ये हमारे पास है जी एक सीसॉ में कोई एक अननोन डिस्टेंस है, ये फिक्स पॉइंट, अच्छा डिस्टेंस जो होता है मोमेंट आर्म कहाँ गया, वो हमने मिटा दिया। डिस्टेंस हमेशा हमने फिक्स्ड पॉइंट यानी कि एक्स ऑफ रोटेशन से कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। एक अननोन डिस्टेंस से हम कह रहे हैं, एट एन अननोन डिस्टेंस एक बॉडी प्लेस्ड है, जिस बॉडी का जो मास है जी से सपोज 10 किलोग्राम, ठीक है, अननोन डिस्टेंस है, मास है उसका 10 किलोग्राम। अब हम क्या हो रहा है, इसकी टॉर्क प्रोड्यूस हो रही है, टॉर्क कितनी प्रोड्यूस हो रही है, हम कह रहे हैं जी 200 न्यूटन इंटू मीटर, ये इसकी टॉर्क प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। अब हमें कहा जा रहा है ये डिस्टेंस आप हमें फाइंड करके दें, ये कितना डिस्टेंस है कि कितने डिस्टेंस पर हम 10 kg का मास रखें ताकि टॉर्क हमारी इतनी प्रोड्यूस हो। तो कैसे करेंगे जी, सॉल्यूशन एज वी नो दैट के टॉर्क इज इक्वल्स टू F क्रॉस D होता है। अब हमने D फाइंड करना है, तो टॉर्क डिवाइड बाय F विल बी इक्वल्स टू D। टॉर्क कितनी गिवन है जी, हमें टॉर्क गिवन है 200 डिवाइड बाय F कितनी है, अच्छा F की जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे तो हमें मास गिवन है, मास हमने कहा जी इसका वेट होगा जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, मास फोर्स नहीं होती, फोर्स होती है वेट। तो हम क्या करेंगे, इसका वेट फाइंड करेंगे विच इज़ mg फोर्स होगी, m कितना है 10 मल्टीप्लाइड बाय g की वैल्यू भी 10, तो वेट यानी कि फोर्स की वैल्यू हो जाएगी 100 न्यूटन। तो यहाँ पे हम रख लेंगे 100 न्यूटन इज इक्वल्स टू d, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 मीटर। ये जो डिस्टेंस है ये अननोन डिस्टेंस हमारा हो जाएगा 2 मीटर, मतलब 10 kg मास को 2 मीटर पे रखें तो उसका वेट हो जाएगा 100 न्यूटन और डिस्टेंस हो जाएगा 2 मीटर, तो टोटल टॉर्क हो जाएगी F इंटू डी, यानी कि F फोर्स इंटू डी, F इंटू डी, तो ये हो जाएगी 200 न्यूटन मीटर। चलें जी ये क्वेश्चन नोट कर लें, एक और क्वेश्चन करें। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी, उसके बाद सेम तरह से आपको एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी मिलेगा।
चलेंगे, ये क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगेन से हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक सीसॉ है, यहाँ पे फिक्स्ड है, बल्कि इसको हम अब इस पॉइंट पे फिक्स करते हैं, इस पॉइंट पे फिक्स्ड है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक टॉर्क प्रोड्यूस हो रही है, एक मास है जो कि प्लेस्ड है हमारा कितने डिस्टेंस पर, हमें डिस्टेंस अब मालूम है 5 मीटर पर, ठीक है जी। और टॉर्क कितनी प्रोड्यूस हो रही है, टॉर्क प्रोड्यूस हो रही है से सपोज हमारी 250 न्यूटन इनटू मीटर। आपसे पूछा जाता है कि बताएं इस बॉडी का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना होगा, यानी कि फोर्स कितनी अप्लाई हो रही होगी, ठीक है जी। तो हम जानते हैं सॉल्यूशन, पहले खुद ट्राई कर लें जल्दी से, ओके जी। तो अब हम करते हैं सॉल्यूशन, एस टॉर्क इज इक्वल्स टू एफ इनटू डी। हमने एफ फाइंड करना है यानी कि वेट मतलब फोर्स, तो फोर्स विल बी इक्वल्स टू डी, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड में आ जाएगा। टॉर्क की वैल्यू हमें गिवन है 250 डिवाइड बाई डी की वैल्यू हमें गिवन है 5 इज इक्वल्स टू फोर्स। 5 1 इज़ द 5, 5 इज़ द 25, ये 0 आ गया, तो फोर्स विल बी 50 न्यूटन। चेक करें आंसर सही है या नहीं, चेक करते हैं। एस टॉर्क इज इक्वल्स टू एफ डी होता है, एफ की वैल्यू हमारे पास 50 और डी की वैल्यू हमारे पास 5, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 न्यूटन मीटर, ये हो गई टॉर्क, ये आंसर सही है हमारा। चलिए, ये हमारा हो गया टॉर्क का टॉपिक कंप्लीट। अब हमें समझ आया कि जो क्वेश्चन हमने शुरू में किए थे कि हमारे घरों में जो हैंडल्स होते हैं डोर के, वो बिल्कुल कॉर्नर पे क्यों होते हैं, ताकि हम डोर्स में ये कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा मोमेंट आर्म परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, रोटेशन उतना ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, उतनी इजीली प्रोड्यूस होगी। तो इसीलिए हमारे घरों के डोर्स के जो हैंडल होते हैं वो दूर होते हैं, करीब नहीं होते। अगर हम करीब फोर्स अप्लाई करेंगे, आप लोग फील करेंगे कि ज़्यादा फोर्स रिक्वायर्ड है, यहाँ पर रोटेशन कम प्रोड्यूस हो रही है। और इसी तरह से जो स्पैनर होते हैं हमारे पास नट टाइट करने वाले, तो वो भी, उनकी भी लेंथ हम लॉन्ग रखते हैं, लॉन्ग स्पैनर का नाम देते हैं। शॉर्ट स्पैनर हम बहुत कम यूज़ करते हैं, बहुत रेयर केसेस में, वरना लॉन्ग स्पैनर होते हैं, नट के साथ उसको फिक्स करके वहाँ पे हमने फोर्स अप्लाई करनी होती है, ठीक है जी। तो ये और इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, जिस तरह सीसो में आपने देख लिया, बहुत सारी और भी एप्लीकेशंस आएंगे इंशाल्लाह। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और ये क्वेश्चन आपने होमवर्क में करना है, ठीक है जी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़।